नमस्कार साथियों, मैं अमरीश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अमरीश ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। मैं लगातार चर्चा आपसे करता रहा हूं बीपीएससी के बारे में, या फिर वो आपका टीआरई 1 रहा हो, टीआरई 2 रहा हो, टीआरई 3 रहा हो। लेकिन आज हमारी चर्चा एक विशेष हो रही है, जो कि है ग्रुप डी में जो वैकेंसी आपके 32,400 के आसपास जो वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल रही है। हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे, जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्योंकि मैं भी सिस्टम का पार्ट हूँ, मैं भी रेलवे में ही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ चीज़ें आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, जो कि आपके लिए इस सिलेक्शन को लेने के लिए शायद कुछ मेरे पॉइंट्स ऐसे हों जो आप अगर यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो शायद कुछ पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ज़रूर ध्यान से इसको सुनिएगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके लिए हैं तो ज़रूर वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपनी जो भी आपके डाउट्स होंगे उस डाउट्स को जरूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आपको पता है कि 32,400 वैकेंसीज आपको 2025 में देखने के लिए मिलेगी, और ये एक बहुत अच्छा चांस हो सकता है अगर आप रेलवे का सिस्टम बनना चाहते हैं तो। अब आप लेवल 1 से बनते हैं, लेवल 2 से बनते हैं, लेवल 3 से बनते हैं, वो एक अलग इशू है। क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी की भी वैकेंसीज हैं जहाँ पे आपका फॉर्म पड़ा होगा और आपने फॉर्म भर दिया होगा, तो कहीं ना कहीं आप एनटीपीसी के लिए तो एलिजिबल हैं। साथ साथ आपके पास जो अभी एक मौका आया ग्रुप डी का, जहाँ पे आप आसानी से ग्रुप डी को compete कर सकते हैं और रेलवे के सिस्टम, जो भी रेलवे का सिस्टम है, उसका पार्ट बन सकते हैं। तो मैं आपसे बताऊंगा कि जो 32,400 वैकेंसी आई है, इसकी अगर आप तुलना करोगे 2019 से, तो जरूर यहाँ पे आपको कट ऑफ भी हाई देखने के लिए मिलेगी। और मैं बता दूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं 2019 से 2025 का अगर आप कंपेयर करोगे तो इस बार थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है, ये नो डाउट। क्योंकि आपको पता है कि 2019 से 2025 में बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं। वो भी चाहे आपका नेट हो, बहुत आसान हो गया, बहुत सस्ता हो गया। तो उसके बाद गांव-गांव में जहाँ पे एजुकेशन की रीच नहीं थी, वहाँ भी एजुकेशन पहुँच चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस बार सोच रहे हैं कि आपका 2025 में भी 2019 की तरह बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे, इस बार आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिफिकल्ट टास्क रहेगा ग्रुप डी को भी निकालने के लिए। क्योंकि अब कोई भी बच्चा एजुकेशन से दूर नहीं है। बहुत कम फीस में वो अच्छी खासी तरीके से पढ़ाई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सिलेक्शन 2025 में रेलवे में लेना है, तो उसके लिए आपको एक अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, और प्रिपरेशन के साथ साथ आपको पता होना चाहिए क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना। अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ना नहीं है आपको। जो आपका सिलेबस हो उसी को बार बार रिवाइज करना है। और मेरे हिसाब से अगर आपकी जनरल साइंस बेहतर है, आपका मैथ का पोर्शन बेहतर है, जो कि अर्थमेटिक आपका होता है, अगर ये आपका बेहतर है, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं उम्मीद करूं कि आप सिलेक्शन यहाँ पे ले पाएंगे अगर आपका ये जो दो पोर्शन मैंने बताया, पहला क्या जनरल साइंस और दूसरा आपका मैथमेटिक्स। क्योंकि इंपॉर्टेंट यही दो फैक्टर आपके होते हैं जो कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए कह सकते हैं कि यही दो चीज़ें हैं जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहें तो हाँ, करंट अफेयर्स का रोल होता है। अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से देख लेते हैं, या फिर जो इस समय आपको लगा कि एक साल की पूरी करंट अफेयर्स, जो भी एक साल की करंट अफेयर्स है, किसका नया, आप कह सकते हैं कि आपके जो मुख्य न्यायाधीश कौन बने, आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट प्रयागराज, हाई कोर्ट बिलासपुर, कोई भी चीज़ें, मतलब जो आपको दिख रहा है कि हाँ करंट अफेयर्स में कुछ खेल के हैं, कुछ क्रिकेट के हैं, कुछ आपके बैडमिंटन के हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरे हिसाब से पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऐसे पुरस्कार किसको मिले हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप देख के चलते हैं तो कहीं ना कहीं 2 से 4 नंबर, 5 नंबर का आपका फ़ायदा यहाँ से भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डी में किस तरीके की पोस्ट होती है, और यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। और अगर प्रेफरेंस में आपको रखना है, तो जो पोस्ट आप प्रेफरेंस में रखेंगे उस पोस्ट का यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या स्कोप है, आगे प्रमोशन किस हिसाब से होगा, हम उन सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बता दें, अगर आप बात करना चाहते हैं कि कौन सी पोस्ट हमें भरना चाहिए प्रेफरेंस में, तो मैं आपको बताऊं कि ग्रुप डी की अगर आप बात करते हैं, ग्रुप डी लेवल 1 की अगर आप बात करते हैं, तो लेवल 1 में बहुत सारी पोस्टें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट है जो कि आपको अच्छा स्कोप देखने के लिए आपको वहाँ पे मिलेगा। हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रुप डी की बहुत सारी पोस्ट मैंने आपसे बता दिया। और अगर हम पोस्ट की बात करेंगे तो उस पोस्ट में भी
आपको कौन सा आपके लिए बेहतर होगा? भाई लक बाई चांस आपको क्या मिल जाए वो एक अलग बात है। लेकिन आपको प्रेफ़रेंस में क्या डालना है वो आपके ऊपर है, तो आप उसको अपने प्रेफ़रेंस में डालिए, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी अगर वो पोस्ट आपको मिलती है तो। कभी-कभी जानकारी के अभाव से हम लोग पोस्ट का प्रेफ़रेंस ठीक से नहीं करते हैं और हमें जो पोस्ट मिलती है, वो थोड़ी-सी परेशानी वाली हो जाती है। इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म डालने जा रहे हो, तो आपकी पहली जो पोस्ट प्रेफ़रेंस होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, हॉस्पिटल असिस्टेंट मेडिकल का। मतलब अगर आप ग्रुप डी लेवल 1 की जो फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, आपने अगर अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो पहली जो पोस्ट आपकी प्रेफ़रेंस में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हॉस्पिटल असिस्टेंट मेडिकल। मतलब कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो पोस्ट होती है, उसको आप पहली प्रेफ़रेंस में रखिएगा। ये आपकी पहली प्रेफ़रेंस है, इस मेरी बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप इस बात को समझते हैं, तो ज़रूर आप एक अच्छी प्रेफ़रेंस चूज़ कर रहे हैं। तो मैंने पहला क्या बताया आपको कि हॉस्पिटल अटेंडेंट, और दूसरा आपको डालना चाहिए असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, एस&टी इसको बोलते हैं। आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं, नॉर्मल तो बोलते हैं एस&टी, लेकिन पूरा इसका नाम होता है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, या तो सिग्नल एंड टेलीकॉम ही बोलते हैं। तो पहली आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा एस&टी या फिर असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम हो जाएगा। ये 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप तीसरा नंबर का डालना चाहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा पॉइंट्समैन, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ट्रैफिक डिपार्टमेंट। आपका डिपार्टमेंट ट्रैफिक है और इसको बोलते हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन। ट्रैफिक डिपार्टमेंट एक अच्छा आपके लिए पोस्ट प्रेफ़रेंस हो सकता है, क्योंकि अगर आप 5 साल लगातार पॉइंट्समैन रहते हैं, तो आपके स्टेशन मास्टर बनने के चांस लगभग 90% फिक्स हो जाते हैं। इस बात को थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अगर आप असिस्टेंट पॉइंट्समैन ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे आप हैं, तो ज़रूर आपका एक प्रमोशन के चांस आपके पास मिलते हैं और आप ज़रूर यहाँ से निकल जाते हैं, किसके लिए? स्टेशन मास्टर के लिए। क्योंकि आपको स्टेशन मास्टर के आसपास ही रहना होता है। तो अगर आप स्टेशन मास्टर के आसपास रहते हैं, तो आपके पास एक स्टेशन मास्टर्स की जो भी लर्निंग होती है, उनके माध्यम से आप सीख जाते हैं। तो ये समझा जाता है कि इनके पास लर्निंग आ गई होगी, और आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, और उस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से क्लियर कर लेते हैं और आपको स्टेशन मास्टर बना दिया जाता है। उसके बाद ये आपका तो हो गया 3, और चौथा जो आप करेंगे, वो आपके लिए हो जाएगा असिस्टेंट लोको सेट। असिस्टेंट लोको सेट या फिर डीजल सेटअप की बात करते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छी प्रेफ़रेंस हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे, ये तो 2 आपके पास हो गया। फिर मैं आपसे बताऊँ, असिस्टेंट वर्कशॉप आपका ये भी एक अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट वर्कशॉप। फिर आप डालेंगे असिस्टेंट टीआरडी। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जो भी आपके पास ट्रैकमैन की पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनेंट ग्रेड 4, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो प्रेफ़रेंस है, इसको आप सबसे लास्ट में रखोगे, या कोई भी पोस्ट जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हो, उसको आप लास्ट में प्रेफ़रेंस डालिएगा। क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको सारी वैकेंसी के लिए ओपन नहीं किया जाता, और आप वहाँ पे फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भी। इसलिए प्रयास करिए कि जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट हो, वो आपकी लास्ट प्रेफ़रेंस में ही हो। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट का डालना है, फिर आपको मैंने बताया एस&टी डालना है, फिर आपको टीआरडी फिर आपको असिस्टेंट पॉइंट्समैन डालना है, फिर आपको असिस्टेंट लोको सेट डालना है, फिर आपको टीआरडी डालना है, लेकिन सबसे लास्ट में आपको डालना है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? ट्रैक मेंटेनर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि सबसे कम काम की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे आप एस&टी डिपार्टमेंट है, जो कि वहाँ पे सबसे कम काम करना पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट में अगर आप हैं, तो वहाँ पे हॉस्पिटल, तो वहाँ पे वो काम करना पड़ता है, लेकिन आपका काम ऑफिशियल होता है, तो आपको थोड़ा-सा ठीक लगता है अपना काम करने में। क्योंकि कभी-कभी हमें काम से प्रॉब्लम नहीं होती, हमें ऐसा लगता है कि हमारा लेवल ग्रुप डी का है, हमारा लेवल 1 ग्रुप है, इसलिए थोड़ा-सा आपको कभी-कभी एम्बैरेस फील होता है, जबकि ऐसा फील नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि हाँ, हम ग्रुप डी में यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल अटेंडेंट में चले जाते हैं, आप पॉइंट्समैन हो जाते हैं, तो आपके अंदर ये फीलिंग कम आती है, क्योंकि आपको ट्रैक पे काम नहीं करना पड़ता।
तो मेरे हिसाब से आपको अगर पोस्ट का प्रेफ़रेंस देखना है, तो ये बेहतर प्रेफ़रेंस रहेगा जो मैंने आपको बताया। और अभी पता है आपको कि ये जो आपकी जॉब है, इसमें 18,000 बेसिक आपको देखने के लिए मिलता है। 18,000 बेसिक है, 53% आपका यहाँ पे आप देखोगे आपका डीए हो जाता है, फिर आपका एचआरए हो जाता है। एचआरए आपका अगर XYZ सिटी आपकी है, तो वहाँ पे 30% 20% के हिसाब से आपका हो जाता है। फिर आप अगर देखेंगे वहाँ पे आपका हार्ड अलाउंस होता है, इसको रिस्क अलाउंस भी बोलते हैं, जो कि वो भी आपका अच्छा लगभग 20% के आसपास होता है। तो कुल मिला के आपकी जो पेमेंट होती है वो लगभग 36 से 37,000 के बीच में आपको पेमेंट देखने के लिए मिलती है, अगर एचआरए आपका 5400 है तो। अगर आपका एचआरए 30% नहीं है, तो यही पेमेंट आपकी 33 से 34,000 के बीच में बनती है। और अगर आपका एचआरए एक्स सिटी में आप हैं, तो आपका एचआरए 5400 बनता है और आपकी सैलरी 37,000 के आसपास बन जाती है। तो मेरे हिसाब से सिस्टम के अंदर आने का जो है, ये बहुत ही आसान रास्ता आपका ग्रुप डी का हो जाता है। तो आपको मेहनत करनी चाहिए और सिस्टम के अंदर एंट्री करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन होता है और जो प्रेफरेंस मैंने आपको बता दी है पोस्ट की, उस प्रेफरेंस में अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो ज़रूर विश्वास मानिए कि आपका अगर प्रमोशन हो जाता है, तो आप एक अच्छी जगह पे भी पहुंच सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। और अगर आप केवल ट्रैक मेंटेनर हैं, अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे आपका अगर मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक है, तो आप ALP असिस्टेंट लोको पायलट या फिर यहाँ पे जो भी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें आप जा सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा प्रमोशन की अगर बात करेंगे, तो वो हमें पॉइंट्समैन में ही देखने के लिए मिलती है, या फिर और जो भी डिपार्टमेंट आपका है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को छोड़ के। तो थोड़ा सा पोस्ट प्रेफरेंस है, इसको अच्छे से चूज़ करिएगा। कभी कभी ऐसी दिक्कत होती है कि हमसे गलती होती है और समय का तो नहीं, हम कहते हैं नॉलेज का हमें एक अभाव होता है, जिस वजह से हमारी पोस्ट जो है ठीक नहीं होती और कहीं न कहीं कुछ गलती हो जाती है। और हमें जब वहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं, तो हमारी पोस्ट जो हमें मिली होती है वो हमारे मन की नहीं होती और हमें काम करने में ठीक नहीं लगता। उसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो पॉइंट्समैन होते हैं, इनके पास वर्कलोड भी बहुत कम होता है। अगर वर्कलोड की बात करेंगे, तो आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही आपको वर्कलोड देखने के लिए मिलेगा। अदर जो भी पोस्ट है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्कलोड देखने के लिए कम मिलता है। खासकर सबसे कम वर्कलोड आपका है तो SNT में है सबसे कम वर्कलोड आपका। यहाँ पे पॉइंट्समैन में 2 पोस्ट ऐसी जहाँ पे वर्कलोड बहुत कम है और आप यहाँ पे समय बचा सकते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आगे। फिलहाल और भी अगर आप देखना चाहेंगे इसमें, तो मैंने आपको बेसिक के बारे में बता दिया, कितनी क्या पेमेंट आपकी बनेगी, मैंने उसको बता दिया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे पोस्ट की अगर आप यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कहीं भी हो गया, हमें ट्रांसफ़र कैसा लेना है, तो ध्यान रखिएगा कि 5 साल के बाद ही आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। 5 साल से पहले आपका दूसरे डिवीज़न में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जोन चेंज करना चाहते हैं तो भी 5 साल आपको लग सकते हैं। एक मैक्सिमम समय आपको बता रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं कि आपको 5 साल में ट्रांसफ़र हो ही जाए। आप ऑन रिक्वेस्ट डालेंगे, फिर उसके बाद समझ में आपका आएगा। दूसरी बात, आपको किस जोन को प्रेफर करना चाहिए, किस जोन से हमें फॉर्म को डालना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो आसान जोन है वो आपका मुंबई CR, मुंबई WRE होता है। वेस्टर्न रेलवे हो चाहे मुंबई सेंट्रल रेलवे हो, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि जो भी लोग, जब किसी के पास नौकरी नहीं होती है, तो वो सोचते क्या है कि हम जाएँ वेस्टर्न रेलवे से डाल देंगे, हम मुंबई CR से डाल देंगे, हम कहीं से चेन्नई से डाल देंगे। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि हमें वहाँ पे नौकरी नहीं करनी है, और वो वहाँ पे नौकरी जब छोड़ देते हैं, तो वही सीट वहाँ पे वैकेंट हो जाती है और वहाँ से रिप्लेसमेंट DV का पैनल आना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुंबई रेलवे, मुंबई CR आपका हो, मुंबई वेस्टर्न रेलवे आपका हो, या फिर चेन्नई आपका हो, ऐसी जगहों पे जो कि थोड़ा सा UP से दूर है, वहाँ बच्चे ज्वाइन करने के बाद भी नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे नौकरी नहीं कर पाएंगे, काफ़ी डिस्टेंस है। तो जब नंबर ऑफ वैकेंसी वैकेंट होती है छोड़ने की वजह से, तो वहाँ पे नए नए रिप्लेसमेंट पैनल आते रहते हैं और आपका सिलेक्शन वहाँ पे होता रहता है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो रिप्लेसमेंट पैनल आपको देखने के लिए मुंबई CR, मुंबई WR या फिर चेन्नई जोन में ही देखने के लिए मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप CR से अप्लाई करें। वहाँ पे भले ही कट ऑफ स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज़्यादा जाए, लेकिन रिप्लेसमेंट पैनल इतना ज़्यादा आएगा कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है। तो उसके लिए आप परेशान ना हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये मत देखिए कितनी कहाँ पे वैकेंसी है, क्योंकि सबका ये मानना होता है कि जब ज़्यादा जहाँ वैकेंसी होगी हम वहीं पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा एकदम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप एक अच्छी नॉलेज रखते हो, अगर आपके पास अच्छी समझ है, तो आप कहीं से भी डालोगे, और अगर आपने एक अच्छा एफर्ट डाला है तो आपका सिलेक्शन वहाँ से भी हो जाएगा।
ज़्यादा वैकेंसी होने से सारे बच्चे वहीं पे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और फिर उनको वहाँ पे कंपटीशन देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। और मैं बता दूं कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है कि लोग 10,000, 20,000, 30,000 ऐसी वैकेंसी बांट दिया जाएगा। वैकेंसी 2,000, 2,500 के ही रेंज में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स अगर आपके मन में तो ज़रूर आप पूछें, मैं आपको उस डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।